हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। बीईओ परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग आज तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको 60 क्वेश्चंस कराए थे। इसके बाद जो दूसरा वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने करीब 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स आप लोगों को नवंबर 2019 से पढ़ना है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो हमारा मार्च में एग्ज़ाम होने वाला था, तो अगर वो लोग सेम पेपर देते हैं, अभी 16 अगस्त को अगर एग्ज़ाम होता है और आपको अगर सेम पेपर दिया जाता है, इन दैट केस आपसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये वाला करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर नया पेपर बनता है ना, करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं अगर अगस्त के हिसाब से, तो फिर आपको मई, जून, जुलाई ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हमें जो है इस वजह से नवंबर से लेके जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए अब मैंने पिछले वीडियोस में आपको 2019 का बहुत सारा डेटा दिया हुआ है। तो इसमें कई बार कमेंट आए कि वो पुराना हो चुका है, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी ही हैं। यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा 2019 का जो पेपर था उसमें 2018 के इंडेक्सेस पूछे थे। तो यूपी पीसीएस कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको आराम से बाय हार्ट करिए। करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम कवर कर लेंगे। और आई होप जितने भी कुछ 20-25 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे आपसे बीओ के। तो आप मेरे वीडियोस अगर फॉलो करते रहते हैं एग्जाम तक, तो उम्मीद करता हूँ 20 में से आप 17-18 क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे। सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली। आप एग्जाम के बाद मिला के देख लेना, सारे क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस में मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित सामरिक सुरंग का नाम हाल ही में बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है? ये क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। आपको पता होगा इसका आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी टनल नाम रख दिया गया है इसका। ओके, ये करीब 8.8 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि लेह से मंडी तक की दूरी को 48 किलोमीटर तक कम करती है इस टनल के माध्यम से। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित जो टनल है उसका नाम रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी टनल। ओके, चौखंडी स्तूप, जहां पर एएसआई के द्वारा ये संरक्षित स्थल है चौखंडी स्तूप, यहाँ पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ओके, तो ये सारनाथ के पास स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे चाइनीज टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं उनमें चीनी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा चौखंडी स्तूप कहाँ पर है, यूपी की न्यूज़ है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा। किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कई बार ये रिपीट भी करूंगा मैं अपने वीडियोस में, जिसमें कोई अगर कोई एक आध वीडियो मिस भी कर जा रहा है तो वो आगे उनको पढ़ ले। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, कौशाम्बी में। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो याद रखिएगा कौशाम्बी में। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद देखो एक रिपोर्ट जारी करी है ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पोल्यूशन ने ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें ये बताया गया है कि किस देश में प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई हैं ड्यू टू पोल्यूशन, ये हुई है इंडिया में, हमारे प्यारे भारत में। सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं पोल्यूशन की वजह से। पांचवा प्रश्न है, एक तूफान आया था एल्सा, तो इसने दुनिया के किस हिस्से को प्रभावित किया? तो इसका आंसर आप बताइए। ये जो एल्सा तूफान आया था ये पश्चिमी यूरोप में आया था। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, एल्सा कहाँ पर आया था? पश्चिमी यूरोप में। ओके, इसके बाद छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की शीर्ष अदालत ने जलवायु कार्यवाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और ऐसा करने वाली पहली अदालत बनी है वहाँ की? ठीक है, तो ये नीदरलैंड की जो शीर्ष अदालत है, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो आपके क्लाइमेट के लिए कंट्रोल ना करने के लिए गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा करने वाली पहली अदालत बनी है किसी भी देश की। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। कुरील द्वीप समूह, ये किन दो देशों के मध्य विवादित एक द्वीप समूह है, एक आइलैंड ग्रुप है? ये कहाँ पर स्थित है और किन दो देशों के बीच ये विवादित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान और रूस के बीच ये द्वीप
विवादित है। आपको ऑप्शन में चीन जरूर दिया जाएगा, और चीन के बहुत सारे विवाद चलते हैं तमाम सारे देशों के मध्य इन द्वीप समूहों को लेकर। इसलिए आपको लगेगा शायद चाइना तो उसमें होगा ही होगा, पर ये जो कुरील द्वीप समूह है ये जापान और रूस के बीच विवादित है। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इस पे रूस ने अपना कब्जा कर रखा है, पर इस पे जापान अपना अधिकार जताता है, इसलिए इनके बीच ही विवाद चलते आ रहा है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, रायसीना संवाद 2020 ये किस विषय से निपटने के लिए आयोजित किया गया? तो रायसीना संवाद जो है भू राजनीति से निपटने के लिए एक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती है रायसीना संवाद। रायसीना हिल्स में इसको आयोजित किया जाता है। तो इस बार जो है ये भू राजनीति से निपटने के लिए इसको आयोजित किया गया था। 9वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से लड़ने के लिए 12 मई 2020 ये डेट याद रखनी है आपको। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। और यह आर्थिक पैकेज कितनी राशि का है? इसमें एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, उसकी राशि कितनी है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि ये पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का है, और इस पे काफ़ी सारे मीम्स भी बने थे, और पाकिस्तान से भी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आई थी इस तरीके की। तो इसमें क्या है ना कि ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके अंदर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, जिससे कि जो हम बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं चाइना से, है ना, तो उस इंपोर्ट को कम किया जाए, और वो सारी जो चीज़ें जो चाइना में बनती हैं वो हम खुद बनाएं, और इन सभी चीज़ों के लिए इंडिया आत्मनिर्भर हो जाए। ये इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो इसके लिए क्या होगा कि गवर्नमेंट थोड़ा वित्तीय सहायता देगी, इस तरीके से लोग अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो उसको कुछ पैसा देगी, कुछ लोन देगी, तमाम सारे ऐसे उसके अंदर प्रावधान रखे गए। तो ये जो पूरा पैकेज है वो 20 लाख करोड़ का है, और इसकी घोषणा कब की गई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की? ये 12 मई 2020 को की थी। ये डेट याद रखना, यूपी पीसीएस में डेट्स बहुत पूछी जाती हैं, जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है उसकी डेट ये लोग पूछते रहते हैं। 10वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोविड से रिलेटेड है। हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? देखो, वंदे भारत मिशन काफ़ी न्यूज़ में था, चूंकि ये जो मिशन था ये क्या था कि विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको वापस देश में लाने का एक अभियान चलाया गया था। तो इसमें एयर इंडिया के प्लेन्स का यूज़ किया गया था, वंदे भारत मिशन। ये इसलिए बहुत सुर्खियों में रहा था, ये याद रखिएगा। विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी कराना इस मिशन का उद्देश्य था। 11वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स द्वारा स्थापित एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्राइजो, ये ब्राजील के रहने वाले हैं। ठीक है, और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स की बैंक है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, अगर आप इसको लिखेंगे तो BRICS, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। बी से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से आपका चाइना, और S से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज हैं इसके मेंबर। और जो ये बैंक है उसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक की। और इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के अंदर शंघाई शहर है, वहाँ पर स्थित है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए शंघाई में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, वो इवन क्वेश्चन से भी कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें ज़रूर आप ध्यान से सुनिए। 12वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के महानिदेशक ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो WTO के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है रॉबर्टो एजीवेडो। तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी संस्था है वैश्विक स्तर पर। ये आर्थिक नीतियां बनाती है, तमाम देशों के बीच जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, उसको लेकर तमाम नीतियां बनाती हैं। उन नीतियों के जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं, जो WTO के मेंबर्स होते हैं, उन्हें इन नीतियों को फॉलो करना पड़ता है। और इसका गठन जो है 1955 में किया गया था। WTO का गठन 1955 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेडक्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न, हाल ही में 17 मई को बेंजामिन नेतन्याहू ने पुनः इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ओके,
तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये किस पार्टी से संबंधित है वहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। लिकुड पार्टी है उनकी, जिस पार्टी से ये संबंध रखते हैं उस पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। ओके। तो और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है कि जो इजराइल की संसद है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखिए इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, नेसेट। ओके, नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। जापान की जो संसद है वहाँ का नाम है डाइट। रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं और यूएसए की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ई नाम क्या है? देखो यार, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें अभी हाल ही में लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते बहुत सारे जो किसान हैं इन्होंने इसमें अपना एनरोलमेंट कराया है। करीब 55 लाख किसान इसमें जुड़ चुके हैं इनाम से। ये क्या होगा, जैसे अमेजन वगैरह होता है ना, ऐसे इन्होंने अपना एक पोर्टल बना लिया है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, जिसमें किसान जुड़ सकते हैं और अपनी फसल वगैरह वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 से हुई थी। तो ये डेट याद रखना, 14 अप्रैल 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स इसमें ऐड हुए हैं, इसलिए अभी काफ़ी न्यूज़ में था इनाम। ओके, तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वो भी याद रखिएगा आप। ओके। 15वां प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात अम्फान का नामकरण किस राष्ट्र के द्वारा किया गया है? ये तो आपको पता है कि जो साइक्लोन आते हैं तमाम सारे, तो इनके नामकरण करने की एक विधि है, ठीक है। तो उस विधि में जो है सीरियल बाय सीरियल तमाम सारे जो देश हैं वो उनका क्रमशः नंबर आता है, जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नामकरण करने के लिए। तो ये जो अभी अम्फान आया था इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चक्रवात आए थे, उनके नाम इंपॉर्टेंट, जैसे हेलेन और फोनी। दो चक्रवात थे, हेलेन और फोनी, इन दोनों का नामकरण बांग्लादेश ने किया था, ठीक है। एक चक्रवात आया था हुदहुद, तो इसका जो है नामकरण ओमान ने किया था। पाकिस्तान ने दो चक्रवातों के नामकरण किए हैं, नीलोफर और तितली, ये सब हाल ही में आए थे। नीलोफर और तितली, इनके नामकरण पाकिस्तान ने किए थे। एक साइक्लोन था मेकुनु, इसका नामकरण किया था मालदीव ने। ओके। 16वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है आपसे। और इस बार तो ये चूंकि यूएन ने इसको स्टार्ट किया है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये पहली बार मनाया गया पूरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब मनाया गया? 21 मई, ये डेट याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को, ठीक है। और ये भारत की सिफारिश पर जो है संयुक्त राष्ट्र ने इसे सेलिब्रेट किया। तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस स्टार्ट हुआ है, ये भारत के रिकमेंडेशन की वजह से स्टार्ट हुआ है। अभी ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में चाय का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन था और सबसे बड़ा उत्पादन किस देश ने किया? ये दोनों पॉइंट याद रखिए, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में टी प्रोडक्शन को लेके। ओके, तो ये देखो क्रम याद रखो। सबसे ज्यादा निर्यात किया केन्या ने, नंबर 2 पे श्रीलंका ने, नंबर 3 पे चाइना ने और नंबर 4 पर इंडिया ने। तो केन्या, श्रीलंका, चाइना और इंडिया, इंडिया चौथे नंबर पर है एक्सपोर्ट करने के मामले में। ओके, याद रखिएगा नंबर 1 पे केन्या है। जब हम उत्पादन या प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन चीन में होता है, चाय चीन, याद रखिए। नंबर 2 पे भारत आता है प्रोडक्शन के मामले में। और जब काली चाय की बात की जाती है तो इंडिया काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये याद रखिएगा। काली चाय का उत्पादन जब देखेंगे तो उसमें इंडिया नंबर 1 पर आता है। जब सभी प्रकार की चाय को अगर मिला दें तो उसके प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 2 पे है। थर्ड नंबर पर श्रीलंका है और फोर्थ नंबर पर केन्या है। मतलब केन्या उत्पादन में चौथे पे आता है, बट वहां पे लोग चाय कम पीते होंगे शायद और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। ओके। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विशाखापत्तनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट में किस गैस का रिसाव होने से कई लोगों की मृत्यु हो गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हाल के करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है विशाखापत्तनम में जो गैस रिसाव हुआ था उसमें गैस थी स्टायरीन गैस, ठीक है। स्टायरीन गैस ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर काफ़ी जहरीला पदार्थ बनाती है, जिससे लोगों की बहुत मतलब मृत्यु हो जाती है। तो ये करीब 5 किलोमीटर की रेंज में ये गैस फैल गई थी और वहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ पशु पक्षी भी इसके संपर्क में आए और उनकी भी मृत्यु हो गई।
तो ये यार इंपॉर्टेंट है, देखना ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। 18वां प्रश्न है, हाल ही में ओमान ने अपनी वर्तमान मुद्रा जो कि रियाल थी उसको बदलने का निर्णय लिया है, अब उनकी नई मुद्रा का नाम क्या है? तो याद रखिए, ओमान ने अपनी मुद्रा बदल दी है और उनकी जो नई करेंसी है वो हो गई है तोमान। ठीक है, तो ओमान की जो नई करेंसी है वो है तोमान, याद रखिएगा, ओमान तोमान, इट्स वेरी इजी। ठीक है, 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक कौन है? देखो यार, ये किताब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड जो भी लिख देते हैं तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। 20वां प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, इसके बाद 21वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस मंदिर का पूर्णतः सौरकरण करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और केंद्र सरकार के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर का पूर्णतः सौरकरण करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर जितनी भी बिजली आने वाले समय में जलेगी वो पूरी की पूरी सोलर प्लांट से बनाई जाएगी। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, और ये क्वेश्चन भी पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। यूपी पीसीएस में हाल के वर्षों में ये सोलर एनर्जी से लेके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो यहीं पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, जो भारत और फ्रांस के प्रयासों से संगठन बना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? 22वां प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीपा मलिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत सारे एग्जाम से इनके बारे में पूछा गया है। तो अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी गई, तो ये फिर से एक बार इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस खेल से संबंधित हैं? याद रखिए, ये गोला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है, और इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके पहले 2012 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है, और 2016 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और पहली महिला बनी थी ओलंपिक में, पैरा एथलीट, इंडियन महिला पैरा एथलीट बनी थी जिन्होंने पदक जीता था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं वो भी याद रखिए। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2012 में पद्मश्री, और 2016 के पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। आपसे हो सकता है स्टेटमेंट में जैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। 23वां प्रश्न है, 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा है? ठीक है, तो पहला यूरोपीय देश बन गया है स्लोवेनिया, जिसने घोषित कर दिया है आधिकारिक रूप से कि ये जो है कोरोना को उसने रोक लिया है। 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। याद रखिए, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21वां प्रश्न है, सॉरी 25वां प्रश्न है, 21 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? ठीक, तो 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, और ये 6वां संस्करण था। ठीक है, तो 6वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2020 को। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ये इसकी थीम थी। थीम भी पूछते हैं, इसकी थीम भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ये ऊपर का प्रश्न इंपॉर्टेंट था। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26वां प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, ओके, तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये जो है वोल्कन बेजकिर को नियुक्त किया गया। तुर्की के ये एम्बेसडर हैं वोल्कन बोचकिर, ठीक है, याद रखिएगा, वोल्कन बोचकिर तुर्की से हैं, तो इनको जो है यूएनजीए का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 75वें सत्र के लिए। 27वां प्रश्न है, हाल ही में कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो कोई यार, मैरियाना ट्रेंच जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ये सबसे गहरा बिंदु है किसी भी महासागर में। तो मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा समुद्री बिंदु है, प्रशांत महासागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट हैं। तो पहली बार कोई महिला इसके सबसे गहरे बिंदु तक गई है, ठीक है, चैलेंजर डीप बोलते हैं। तो उन इन महिला क्या नाम है? तो याद रखो, कैथरीन डी सुलिवन। कैथरीन डी सुलिवन ये जो है यूएसए की हैं और ये इनका दूसरा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके पहले इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो कि ये नासा की जो है अंतरिक्ष यात्री हैं और 1984 में पहली बार अंतरिक्ष में चलने वाली महिला भी यही बनी थी। ठीक है, कैथरीन डी सुलिवन। काफ़ी एडवेंचर्स इनको आई थिंक पसंद है, तो अंतरिक्ष में भी गई हैं, समुद्र में भी सबसे गहरे बिंदु तक गई हैं, तो इनका नाम तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, कैथरीन डी सुलिवन। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? ओके, तो बाल श्रमिक विद्या योजना, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 12 जून को इसकी घोषणा करी गई थी, जो कि 12 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ओके, तो 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। और इसी दिन बाल श्रमिक विद्या योजना ये यूपी सरकार ने शुरू करी है। इसमें जो है लड़कों को और लड़कियों को, बालक बालिकाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, मासिक वित्तीय सहायता, हर महीने कुछ रकम दी जाएगी, जिससे कि ये बच्चे बाल श्रम से दूर रहें और अपनी शिक्षा भी ग्रहण करते रहें उसके द्वारा। तो ये बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने की है, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है, किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार, ये डॉक्टर रतन लाल को दिया जाएगा। ये इंडो अमेरिकन व्यक्ति हैं, इन भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, डॉक्टर रतन लाल। ओके, तो ये जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ओके, तो ये जो है 1986 में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था और सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो भारत में हरित क्रांति लाने के लिए, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो ये जो है एमएस स्वामीनाथन है, उन्हीं को दिया गया था पहला पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, तो अब 2020 का किसे दिया गया? डॉक्टर रतन लाल। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो इसके भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, याद रखना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ओके, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से चुना गया है? ठीक, तो किरण मजूमदार शॉ को ये पुरस्कार दिया गया है और किसी भी भारतीय महिला के द्वारा पहली बार इस पुरस्कार को प्राप्त किया गया है। किरण मजूमदार शॉ वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से चुना गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं कि नहीं, जिससे कि मैं आगे भी अपनी सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जितने आप कमेंट करोगे उतने ही मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपके लिए। और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि 16 अगस्त को ये परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो ये तो फिलहाल अभी बीएड के एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा, जो कि 9 तारीख को होना है, 9 अगस्त को। अगर वो हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम 100% होगा, नहीं तो फिर उसके पहले ही कुछ ना कुछ यूपी पीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा तो हो जाएगा। तो फिलहाल एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं है इसके बारे में, आप लोग पढ़ते रहिए और हो भी सकता है एग्ज़ाम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए जो है डेली मैं आपको करंट के वीडियोस देता रहूँगा, 1 वीडियो 2 वीडियो, जैसे भी मेरे पास मटेरियल रेडी होता जाएगा मैं आपको देता जाऊँगा और कोशिश यह करूँगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरा का पूरा मैं अपने वीडियोस के माध्यम से पूरा कवर करा दूँ। 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 के 20 क्वेश्चन सही करके आएँ करंट अफेयर्स के, बिकॉज़ करंट अफेयर्स इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बीईओ एग्ज़ाम सिलेक्शन। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गेट सर्किल,
और आप लोगों में जो भी बीईओ परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 टेस्ट पेपर रहेंगे, तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9004801061। इस पे आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके संपर्क कर लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि 10-15 दिन बचे हुए हैं, आप जरूर से जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। और 10 टेस्ट पेपर्स हैं, आप उनको दीजिए, आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी मिस्टेक्स आप पेपर में करने वाले हो पहले ही कर लोगे, तो डेफिनेटली एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से एग्जाम में उसका इफेक्ट आता ही आता है। ठीक है, आप 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके आओगे। 5 से 10 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा आपके पेपर में। इसलिए मैं तो आपसे जरूर कहूँगा कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। और हमारा फेसबुक ग्रुप टारगेट यूपी पीएससी 2020 भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स के बहुत सारे अपडेट्स आपको मैं वहाँ पर उपलब्ध कराता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।